ठीक है। डायरेक्ट पीवाईक्यूज में जैसे कि मैंने बताया उस पैटर्न को छोड़ दीजिए, वो आपको ले डूबेगा डायरेक्ट पीवाईक्यूज। आप एग्जाम हॉल में जाके सरप्राइज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जय हिंद दोस्तों। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। कहानी है गधे की और व्यापार की। हालांकि बहुत ही पॉपुलर है, आपने बचपन में सुना भी होगा कि एक व्यापारी है जो बहुत सारे गधों के साथ निकलता है और सभी गधों के ऊपर उसने दो दो बोरा नमक का रख दिया है। सपोज करिए कि 50 गधे जा रहे हैं, नदी पार करना है। उनमें से एक गधे का पैर स्लिप होता है नदी में और गधा नदी में गिर जाता है। जैसे ही गधा नदी में गिरता है, उसके जो दो बोरियों के अंदर नमक थी वो पानी में घुल जाती हैं। और जैसे ही गधा नदी में फिसलने के बाद फिर से जब उठता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। तो गधे को बड़ा अच्छा लगता है ये तो अच्छा आइडिया है कि नदी में गिर जाओ और बोझ हल्का हो जाए। अगले दिन फिर होता है, उन 50 गधों में से जो एक गधा फिसला रहता है, पिछले दिन वो वास्तविक में गिरा रहता है, लेकिन आज के दिन वो चालाकी करता है। अब वो फिसलने का नाटक करता है और फिर से वो नदी में गिरता है। फिर से उसकी बोरे की जो नमक है वो नदी में घुल जाती है और फिर से वो हल्का हो जाता है। ऐसा 3-4 दिन वो हर बार गिरने का एक्टिंग करता, उसकी नमक नदियों में घुल जाती और फिर वो हल्का होके चलता और गधा बड़ा खुश था, चालाकी से उसका सारा काम बढ़िया चल रहा था। अचानक से एक दिन व्यापारी ने नोटिस किया कि भाई कुछ नमक की मात्रा में कम है। तो उसने देखा कि एक जो गधा है वो जानबूझ के इस तरीके से इस प्रकार से चीजों को कर रहा है। तो व्यापारी ने उसे सबक सिखाने के लिए क्या किया, गधे के पीठ पर नमक न रख करके 2 बोरा रुई का रखा। गधे ने फिर चालाकी किया और अब आप समझ गए होंगे आगे क्या होने वाला है कि गधा फिर से फिसलने का एक्टिंग किया और अब रुई पूरे पानी को सौंप लिया और उसका बोझ जो था कम होने की बजाय और बढ़ चुका। कहानी से सीख क्या मिलती है? कहानी से सीख ये मिलती है कि गधे ने अपना पैटर्न नहीं बदला, जबकि बोझ का पैटर्न बदल चुका था। तो आप समझ रहे हैं ना, सेम पैटर्न पर अगर आप चलते रहेंगे तो आपका बोझ कम होने की बजाय बढ़ेगा। सेम इज द केस विद रेलवे एग्जाम्स। आज से साल भर पहले अगर कोई रेलवे के एग्जाम्स होते थे, अगर आप उनको ऑब्जर्व करें तो उनके जो क्वेश्चंस होते थे, जैसे फिजिक्स की बात करें तो अगर ग्रेविटेशन चैप्टर है तो उस पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर में भी एक छोटा सा सेक्शन होता था, उससे ही रिपीटेड क्वेश्चंस आते थे। केमिस्ट्री में अगर आप एक केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एक रिएक्शन के आसपास चीजों के ही आपको क्वेश्चंस दिखे जाते थे। एक रिपीटिव पैटर्न था, बार बार उन्हीं जगहों से उन्हीं एरिया से क्वेश्चंस बन रहे थे। पहला चीज। दूसरा चीज, जो क्वेश्चन का लेवल होता था साथियों, वो एक ऊपरी सतह वाला लेवल होता था, ज्यादा गहराइयों में क्वेश्चन को नहीं ले जाया जाता था। लेकिन अगर आपने 2025 के पैटर्न को ऑब्जर्व किया होगा, चाहे आप एनटीपीसी देखें, चाहे आप इस बार का ग्रुप डी देखें जो दिसंबर और जनवरी में हुआ, आपने नोटिस किया होगा कि एक तो दो चीजें हैं। एक तो क्वेश्चंस चैप्टर के जिस एक पर्टिकुलर टॉपिक से आया करते थे, अब जरूरी नहीं है कि उसी टॉपिक से पूछा जा रहा हो, पहला चीज। दूसरा चीज, जो क्वेश्चन का डेप्थ है वो काफी बढ़ चुका है। मतलब केवल जो अभ्यर्थी पीवाईक्यूज करके ही जा रहे थे पेपर देने, मतलब जिन्होंने अपना पैटर्न सेम रखा था, कहानी से जो आपने सीखा, उनके साथ एक धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? और ये धोखा नहीं है, ये सबक है। उनके साथ क्या हुआ कि अब वैसे पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो केवल पीवाईक्यूज करने से काम नहीं चलने वाला। आपको पीवाईक्यूज तो करना ही है नो डाउट, बट साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और चैप्टर के पूरे टॉपिक्स को करना अच्छे से बहुत ही जरूरी है। हालांकि इस चैनल पे आपको कल से ही क्लासेस मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। सारे टॉपिक्स जनरल साइंस के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कवर होंगे। अभी तक जो रेलवे में पीआई जो भी क्वेश्चंस आए वो सब हम कवर करेंगे, साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं वो भी करेंगे। शुरुआत लेक्चर्स की होगी कॉन्सेप्ट से, फिर हम थ्योरी देखेंगे और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज इस तरीके से करेंगे। अगर आप इस पैटर्न में पढ़ेंगे दोस्तों, तब जा करके आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। केवल पीवाईक्यूज करने वाले जो सेम पैटर्न में चल रहे हैं वो वैसे ही धोखा खाएंगे जैसे कहानी में हमने देखा। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सेम क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 6 दिसंबर 2018, 9 अगस्त 2018, 4 अक्टूबर 2018, 31 मई 2019, जो कि जेई में पूछा, एएलपी में पूछा, ग्रुप डी में पूछा, ग्रुप डी में पूछा। ठीक है, सेम क्वेश्चन, ये पुराने पैटर्न की बात हो रही है। और क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है देखेंगे।
कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपात होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो प्रतिरोध है दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जहां पर ये रो जो है दिस इज प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, L लंबाई है और A एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये व्युत्क्रमानुपात है, मतलब कि यहां पर क्या है इसका आंसर R, ये वाला आंसर है इसका, है ना, कि एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे संबंध को हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपात संबंध या इनवर्स रिलेशन। ठीक है, एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरा कम हो। तो इसका आंसर डायरेक्ट देखने को मिल रहा है ऑप्शन डी, ऑप्शन यहां पर घ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन था पहले के पैटर्न पर। ठीक है, ये मान लीजिए आप कहानी के हिसाब से नमक का बोरा है ये, जो कि घुल गया। अब आते हैं असली में, अभी का जो हाल में क्वेश्चन आया आरआरबी ग्रुप डी दिसंबर 2025, देखिए सेम फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका देखें अगर आप, क्या है कि अ वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल, वायर का लेंथ दिया है। देखिए दो केस हैं इसमें, केस 1 की अगर बात करें तो वायर की लंबाई दी गई है L, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है A, और जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध वो दिया हुआ है R। चूंकि वायर एक ही मटेरियल का बना हुआ है, समान पदार्थ का बना हुआ है, इसलिए दोनों ही केसेस में जो विशिष्ट प्रतिरोध है जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, वो दोनों ही केसेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, रो। जब मैं टॉपिक को लूंगा तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी मैं केवल आपको दर्शाना चाह रहा हूं कि पेपर का पैटर्न का डिफरेंस क्या है, आप समझ रहे हैं। तो देखिए यहां पर इसका आर का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये आ गया केस 1 के लिए। अब केस 2 में क्या बोल रहा है कि इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ, मतलब कि केस 2 की अगर हम बात करें तो यहां पर लंबाई कर दी गई है 2 गुनी, ठीक है, अगर ये L है तो यहां पर लंबाई हो गया है, चलो इसको मैं L डैश लेता हूं, है ना, नए वाले को मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने ले लिया L डैश, तो नई लंबाई हो गई पुरानी वाली की 2 गुनी। लेकिन साथ साथ एक चीज इन्होंने दिया हुआ है कि वॉल्यूम जो है वो कैसा है, कांस्टेंट, है ना, आयतन को कैसा रखा गया है, अपरिवर्ती रखा गया है। अब देखिए आयतन को अपरिवर्ती रखने से क्या होगा कि जो आयतन होता है तार का वो होता है वॉल्यूम, आयतन का फॉर्मूला है A इंटू एल, ठीक है। अगर हम नए वॉल्यूम की बात करें तो V डैश A डैश और ये क्या हो जाएगा यहां पर L डैश, नए लंबाई को क्या लिया हमने, L डैश। पुराने आयतन की बात करें दोस्तों तो वो क्या होता है, V इज इक्वल टू A इंटू एल। अब क्वेश्चन में दिया है कि आयतन जो है, ये दोनों आयतन जो है, ये पुराना वाला आयतन और ये नया वाला जो आयतन है, दोनों के दोनों अपरिवर्ती हैं, कांस्टेंट हैं। इसका मतलब A डैश L डैश किसके बराबर होना चाहिए, A इंटू एल के। इसका मतलब ध्यान से देखें, A डैश जो आएगा वो होगा AL बाई एल डैश, ये A रहा, ये L रहा, और L डैश की वैल्यू कितनी गई दी गई है, L बाई 2, सॉरी ये लंबाई 2 गुनी हो जा रही है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 2L, ठीक है। तो ये LL कटेगा और जो नया क्षेत्रफल आया है वो क्या हो गया, पुराने क्षेत्रफल का आधा। तो देखिए ये नया क्षेत्रफल निकल गया, ये नया लंबाई निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, नया रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो क्या आएगा, R डैश इज इक्वल टू रो चूंकि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो केवल और केवल पदार्थ यानी मटेरियल पर डिपेंड करता है, दोनों ही केसेस में मटेरियल सेम है इसलिए रो सेम रहेगा, लेकिन यहां पर ये नया लेंथ आएगा और ये नया एरिया आएगा। तो दोस्तों नया लेंथ जो है वो 2L है, नया एरिया जो है वो 1/2 A/2, तो 2 ऊपर जाएगा और ये मिलेगा 4 रो L बाई ए। और अगर आप ध्यान से देखें तो रो L बाई ए किसके बराबर है, ये है R के बराबर, तो ये आ जाएगा R डैश इज इक्वल टू 4R, ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ध्यान से देखें, आंसर हो जाएगा दोस्तों 4R, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको दोनों क्वेश्चन में समझ आया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिख रहा है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए नीचे आ रहा है इसलिए A वाला आंसर होगा इनवर्स रिलेशन। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ा, मैंने तो केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, ऐसे ही हर टॉपिक से चीजें थोड़ी सी गहराई से पूछी जा रही हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ इस चैनल पर आपको जो लेक्चर्स मिलेंगी जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान की, उनमें क्या क्या चीजें हैं जो कि हम करने वाले हैं। तो पहला चीज
क्लासेस होने वाली है दोस्तों बाइलिंगुअल, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखा इंग्लिश में भी क्वेश्चन था, हिंदी में भी क्वेश्चन था, मेरे एक्सप्लेनेशन में भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। जो चीजें मैं इंग्लिश हिंदी में, जैसे कि ओम्स लॉ है, ओम का नियम है, तो इस तरीके से हम इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स कवर होकर के चलेंगे। तो क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी। दूसरा चीज, जो भी लेक्चर है वो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल लेक्चर कहां से चालू होगा? बिल्कुल बेसिक्स से चालू होगा। बेसिक्स मतलब बिल्कुल अ के अनार से, है ना, ए फॉर एप्पल से। तो जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट्स है उसे भी समझ में आएगा, और जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो भी ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि अगर आप बीएससी हो, एमएससी हो, पीएचडी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। एग्जाम क्रैक होना चाहिए, उस एग्जाम का डिमांड क्या है उससे चीजें होनी चाहिए। इसलिए आप चाहे साइंस बैकग्राउंड के हों या नॉन साइंस बैकग्राउंड के हों, ठीक है, आपको लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको एग्जाम के पैटर्न में समझ आए। और दूसरा चीज, पैटर्न के साथ साथ आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी करने, केवल देखना नहीं है, नोट्स बनाते हुए आपको चलना है, ठीक है। तो लेक्चर बेसिक से चालू होगा, हम अच्छे से कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज देखेंगे, है ना, ठीक है। डायरेक्ट पीवाईक्यूज में जैसे कि मैंने बताया उस पैटर्न को छोड़ दीजिए, वो आपको ले डूबेगा, डायरेक्ट पीवाईक्यूज, है ना, ठीक है। डायरेक्ट पीवाईक्यूज में जैसे कि मैंने बताया उस पैटर्न को छोड़ दीजिए, वो आपको ले डूबेगा, डायरेक्ट पीवाईक्यूज। आप एग्जाम हॉल में जाके सरप्राइज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो बेसिक्स करना है हमें। इस यहाँ जो लेक्चर्स मिलेंगे आपको उसमें हम पहले बेसिक्स करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज देखेंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखना है हमें, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जिनकी संभावनाएं हैं परीक्षा में आने की। और उसके बाद जब आप ये बेसिक्स कर लेंगे, कॉन्सेप्ट्स थ्योरीज कर लेंगे, मैं कुछ और आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। उसके बाद जब आप पीवाईक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो दोस्तों ये आपसे अपने आप बनेंगे, है ना। ये होता है पैटर्न कि भाई ये करने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, पहले पिछले वर्षों में या पिछले पेपर में जो रेलवे के हुए उसमें क्वेश्चंस देखें, तो आपसे खुद से बनने चाहिए, तब जाके तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ना, इसमें गड़बड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि पूरा का पूरा जो साइंस है वो आपका बिल्कुल अच्छे से कवर होगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे नॉन साइंस बैकग्राउंड हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो, आपको लेक्चर सुनना देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको चीजें आती हैं, ठीक है, आपका साइंस में कमांड अच्छा है, तो आप उसको स्पीड में 2 क्रॉस स्पीड में देख लीजिए, 2x की स्पीड में, ठीक है। और अगर आप नॉन साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो रही बात अगर रेलवे का जो सिलेबस अगर इतना है, तो हमारा जो क्लास का पढ़ने का रेंज रहेगा वो दोस्तों इससे थोड़ा सा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये आरआरबी है, और ये जो आपको बाहर की लाइन दिख रही है सर्कल या स्फीयर, वो हमारा क्लास रहेगा, ताकि अगर वो थोड़ा ऐसे वैसे भी हो तो वो चीजें हमारे क्लास से बाहर नहीं जाए, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।